450 करोड़ का बजट, प्रभास जैसा इंडिया बिगेस्ट सुपरस्टार, हॉरर कॉमेडी का जॉनर जो पिछले कुछ सालों में मेकर्स के लिए कैश क्रॉप रहा है, लेकिन द राजा साहब देख कर निकली ऑडियंस फिल्म के लिए कुछ ऐसा कह रही है। अभी आप मूवी देख के आ रहे हो, राजा साहब मूवी के बारे में बताइए, कैसी रही मूवी? राजा साहब मुझे मूवी कैसी लगी, मैं ना अपनी ज़िंदगी में पहले ही परेशान हूँ और ऐसी पिक्चरें देखकर मैं और परेशान हो रहा हूँ। एक तरफ भैंस का हगा हुआ गोबर और दूसरी तरफ ये फिल्म जिसका नाम है राजा साहब। मतलब हर कोई हर तरफ फिल्म को ट्रोल कर रहा है, बट फिर भी ये फिल्म डे वन में धुरंधर छावा जैसी फिल्मों को धूल चटा दे रही है। हाँ भाई, डे वन में फिल्म ने 100 करोड़ का नंबर टच कर लिया है। ऊपर से मेकर्स का कॉन्फिडेंस इतना है कि इन्होंने सेकंड पार्ट भी अनाउंस कर दिए, एज सर्कस 1935 ओरिजिन स्टोरी। अब इस फिल्म का सेकंड पार्ट यानी कि ओरिजिन स्टोरी में क्या होगा वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन थिएटर जाकर तुम्हारे लिए मैंने बलिदान दे दिया है। तो समझाता हूँ फिल्म की एंडिंग और इसकी पूरी कहानी लैडर भाई की जुबानी। और क्या सच में ये फिल्म इतनी खराब है या प्रभास की वजह से फिल्म को ट्रोल किया जा रहा है, और क्या अगला पार्ट भी आएगा? चलिए सब पे बात करते हैं। तो राजू यानी कि प्रभास अपनी दादी गगम्मा के साथ रहता है, जो अल्जाइमर पेशेंट है। मतलब उन्हें भूला वाली बीमारी है, लेकिन बुढ़िया को बड़ी खतरनाक टाइप की बीमारी है, क्योंकि इस गजनी अम्मा, सॉरी मेरा मतलब गगम्मा, सब भूल जाती है, लेकिन उन्हें उनके पति यानी कि पेकाड मैला कनक राजू यानी कि संजय दत्त को भूल नहीं पाती। वही दूसरी तरफ राजू बिल्कुल बिंदास कॉमेडी टाइप बंदा है, पर अपनी दादी से बहुत अटैच्ड है और उनके लिए वो कुछ भी करने को रेडी रहता है। अब सबसे पहले बात करें प्रभास की एंट्री की, तो प्रभास की कोई ग्रैंड एंट्री टाइप कुछ भी नहीं होती। एक बार राजू यानी प्रभास और उसकी दादी एक बार मार्केट जाते हैं मच्छी खरीदने के लिए, और कुछ गुंडा गैंग एक लड़की को धक्का दे देता है, छेड़ता वगैरह। तो फिल्म में प्रभास की एंट्री यहीं पे हो जाती है। प्रभास मुंह पे रुमाल डाल के मस्त बाइक पे सो रहा होता है, तो लड़की के साथ ये सब हो रहा होता है, जिसको देख करके वो उठता है और वहीं पे 3-4 गुंडों को पेल पाल देता है। मतलब सच बताऊं तो प्रभास की इससे घटिया एंट्री आज तक मैंने नहीं देखी थी। खैर अगर आगे बढ़कर तभी एक दिन पता चलता है कि कनक राजू यानी संजय दत्त यानी कि प्रभास के दादा और गजनी अम्मा के पति, उनको हैदराबाद चार मीनार में देखा गया था। और ये बात राजू यानी कि प्रभास को पता चलती है उसके ही पहचान के एक बंदे की शादी के फोटोशूट वाली फोटो से। तो राजू डिसाइड करता है कि वो दादा को ढूंढने निकलेगा, और हैदराबाद में राजू का बाबा पुलिस में रहता है, तो राजू उसके भरोसे जाता है ताकि वो अपनी दादी की विश पूरी कर सके। अब हैदराबाद आके राजू यानी कि प्रभास को क्या करना चाहिए? अपने दादा को ढूंढना चाहिए, लेकिन राइटर्स की गांड मस्ती देखो, वो फिल्म के हीरो को एक नन के प्यार में गिरा देते हैं, और वो नन होती है निधि अग्रवाल। और ये तो कुछ भी नहीं, वो नन भी राजू के प्यार में गिरने वाली होती है कि उसे पता चलता है कि राजू के दादा यानी कि संजय दत्त ने उसे हिप्नोटाइज करके उसके 3 लाख रुपए बैंक में छीन लिए थे, और वो राजू के दादा पे केस कर देती है। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। और यहीं पे होता है अननेसेसरी कॉमेडी फोर्स्ड कैरेक्टर प्लेसमेंट का नंगा नाच। उधर से वो नन प्रभास को 3 लाख देने को कहती है, ऊपर से वो पुलिस इंस्पेक्टर जिसने 5 लाख के बदले राजू के दादा को ढूंढने की बात कही होती है, उसे सिर्फ 2 लाख मिले होते हैं, क्योंकि 3 लाख राजू ने ऑलरेडी चर्च में एक बच्ची के हार्ट ऑपरेशन के लिए दे दिया होता है। वो पुलिस इंस्पेक्टर इन्हें फोन करके अलग से पेलता है। लेकिन अभी तो रुको, तभी एंट्री होती है एक और हीरोइन की। जब ये लोग सोच ही रहे होते हैं कि उस नन के 3 लाख और पुलिस वाले के 3 लाख कैसे चुकाएंगे, तभी अचानक से 1 करोड़ लेकर के एक हीरोइन की एंट्री होती है, और वो प्रभास को कहती है कि तुम्हारे दादा ने मेरे नाना की मदद की थी, तो ये लो 1 करोड़। लेकिन 1 मिनट, ये 1 करोड़ मैं तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारे दादा को दूंगी। वहीं अचानक से 3-4 गुंडों को पता नहीं कहां से पता चल जाता है, तो वो उस 1 करोड़ को छीन के भागने लगते हैं। अब अपना राजू उनसे लड़ता है, और ये लड़की भी राजू के प्यार में गिर जाती है। अब उस 1 करोड़ का क्या होता है ये मत पूछना, क्योंकि ये फिल्म में दिखाया ही नहीं। मतलब भाई घर की जिम्मेदारियां हैं, वरना अभी लगा लेता है इस फिल्म को देखने के बाद। तो हैदराबाद आते ही राजू को शौक लगता है कि कनक राजू यानी कि उसका दादू एक्चुअली मर चुका है, और वो एक डेंजरस इविल स्पिरिट बन चुका है। अब जैसे जैसे राजू इन्वेस्टिगेट करता है, तो उसे पता चलता है कि उसके दादा का पास्ट काफी डार्क था। वो पावर, पैसा और इमोर्टैलिटी के चक्कर में ब्लैक मैजिक, हिप्नोसिस और बुरी चीजें करता था। फिर प्रभास के अंटर पंटर दोस्त उसकी 2 गर्लफ्रेंड को पता चलता है कि उसकी दादा की हवेली के बारे में, लेकिन मेंशन जाके रिवील होता है कि कनक राजू कोई नॉर्मल विक्टिम नहीं था। उसने ही सालों पहले सब कुछ प्लान करके अपनी फैमिली के अगेंस्ट एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी की थी। राजू यानी कि प्रभास की दादी जो कि महारानी होती है, उसे वशीकरण करके शादी करके सब कुछ छीन लेता है। चलो ये भी लॉजिक ठीक है कि उसने सब कुछ छीन लिया, लेकिन वो उन सारे संपत्ति दौलत को एंजॉय नहीं करता, बल्कि चोरी करके भाग जाता है, साला चोर कहीं का। और ये चोरी वोरी करने के बाद वो एक दिन मर जाता है, लेकिन अब वो जिंदा होना चाहता है, और ऐसा करने के लिए उसे उसकी बीवी यानी कि राजू की दादी को नेचुरल तरीके से मारना होगा। इसीलिए वो अपने पोते राजू को अपने मेंशन बुलाता है। तो राजू उसकी 2 गर्लफ्रेंड वेसी और भैरवी मेंशन के अंदर तक जाते हैं, जहाँ कनक राजू की स्पिरिट उनको अचानक से बेड के नीचे से पर्दे के पीछे से नल के टपकते पानी की बूंदों से परेशान नहीं करता, बल्कि वो साइकोलॉजिकली मैजिकली उन्हें टॉर्चर करता है। डायरेक्ट मारपीट से ज्यादा माइंड गेम्स, इल्यूजन्स, ट्रैप, हिप्नोसिस वाली चीजें दिखाई जाती है। और जैसे जैसे ये लोग हवेली छोड़ के जाने की कोशिश करते हैं, ये उसमें और भी ज्यादा फंस जाते हैं। इस सिचुएशन से निकलने के लिए वो लोग एक स्पेशलिस्ट बुलाते हैं, डॉक्टर पद्मभूषण यानी भुवन ईरानी, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट टाइप कैरेक्टर होता है। अब पद्मभूषण राजू को सेल्फ हिप्नोसिस और अपने साइकिक चक्रास एक्सेस करना सिखाता है। हाँ, कहानी सिर्फ भूत प्रेत तक सीमित नहीं
रहती। मामला कुंडलिनी जागृत करने तक पहुंच जाता है। मतलब प्रभास को 7 चक्रास एक्टिवेट करने पड़ते हैं ताकि वो कनक राजू की हिप्नोसिस और डार्क पावर्स को काउंटर कर सके। लेकिन कनक राजू इतना पावरफुल होता है कि पद्म भूषण भी उसके सामने फेल हो जाता है और फाइनली रिस्पॉन्सिबिलिटी राजू के ऊपर आ जाती है। बेस्ट ऑफ पैरेलल वर्ल्ड शिफ्टेड डायमेंशन वाला कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, जहां राजू फाइनली कनक राजू को ओवर पावर करके हरा देता है अपने माइंड में एक पैरेलल वर्ल्ड बना के। और इसके बाद सब लोग नॉर्मल वर्ल्ड में वापस आने लगते हैं। पर एंड में एक जोकर टाइप मिस्टीरियस फिगर दिखाया जाता है जो राजू जैसा दिखता है और उसके प्रेजेंस ये डाउट छोड़ के चली जाती है कि क्या ब्लड लाइन और सुपरनेचुरल साइकिल सच में खत्म हुआ है या फिर अभी बहुत कुछ बाकी है। देखो कहानी सुनने में तो ठीक ठाक ही लगती है कुछ लॉजिकल चीजों को अगर हटा दे तो, लेकिन इसका एग्जीक्यूशन इतना घटिया है और कॉमेडी जोक्स इतने वाहियात है कि जो कि लैंड ही नहीं होते। फिल्म की लेंथ है भाई 190 मिनट। जी हाँ, पूरे 3 घंटे ज्यादा का टॉर्चर है ये। लेकिन सच तो ये है कि फिल्म में भूत से ज्यादा डर ऑडियंस को इसकी लेंथ से लगा है। मेरे साथ जो लोग बैठे थे वो यही सोच रहे थे कि कब खत्म होगी ये फिल्म। अब देखो ऐसे फिल्में देखकर प्रभास फैंस को बुरा तो लगा है। सच कहूँ तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। अब जैसा कि डायरेक्टर ने भी कहा था कि अगर एक भी प्रभास फैंस को मेरी फिल्म अच्छी नहीं लगी तो आ जाना मेरे घर। तो भैया ये रहा एड्रेस, विला नंबर 17, कोंडापुर, कोल्ला लग्जरिया। इस मारुति सुजुकी डायरेक्टर ने फिल्म की जो ली है और चीजों को जो ऑफ ट्रैक लेके गया है, भाई अब अपना घर बार बेचो या कारोबार बेचो, लेकिन ऑडियंस के पैसे जरूर से रिटर्न करो। इस फिल्म में भूत, प्रेत, पिचास, चुड़ैल, वसीकरण है, पैरेलल वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट है, 7 चक्रास एक्टिवेट करने वाली बात है, फिर डिफरेंट टाइम लाइन्स में टाइम ट्रेवल वाला कॉन्सेप्ट भी है। लेकिन इतना ही क्यों, इसी में MIB वाले एलियन भी डाल देते, टर्मिनेटर से आर्नोल्ड को बुला लेते, अवतार से गोविंदा को बुला लेते, जुरासिक पार्क से 2-4 डायनासोर से उधार ले लेते, हैरी पॉटर से तम पिशाच, वेयरवुल्फ, ड्रैकुला, ये सब भी तो ऐड कर सकते थे। गलती कर दी मैंने ये आइडिया देके, क्या पता अगले पार्ट में झोपड़ी वाले ये भी ऐड कर दे। अब प्रभास का चलो ठीक है, उनको डायरेक्टर लोग बड़ी बड़ी डींगे हाँक के क्यूटिया बना देते हैं, जैसे ओम डाउद के बाद मारुति सुजुकी ने किया। जैसा कि इसने इतना कॉन्फिडेंस से कहा था कि अगर एक भी फैन डिसअपॉइंट होगा तो मेरे घर आ जाना। लेकिन बोमर ईरानी जैसा फाइनेस्ट एक्टर कैसे धोखा खा गया, ये बात मेरे समझ में नहीं आई। अब हिंदी गानों की बात करें तो भाई गाने इतने अच्छे थे कि थिएटर से निकलने के बाद ही मैं भूल गया। ऊपर से फिल्म में 3-3, 4-4 हीरोइंस है, लेकिन हीरोइंस का फिल्म पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। इन्हें स्टोरी से हटा भी दो तो स्टोरी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिल्म को हॉरर कॉमेडी बोल के बेचा जा रहा है, लेकिन सच पूछो तो ना ये हॉरर है ना ही कॉमेडी। इसके लिए अब तक सिनेमा की हिस्ट्री में कोई जॉनर डिसाइड ही नहीं हुआ है। सीधी सी बात है कि डायरेक्टर मारुति हॉरर और कॉमेडी के बीच कोई बैलेंस नहीं बना पाए। कॉमेडी ज्यादा क्रिंज हो गई और हॉरर बिल्कुल असरदार रहा। इसलिए कहते हैं कि बंदर के हाथ में नारियल नहीं देना चाहिए। एक डायरेक्टर जिसने आज तक छोटी बजट की 2-4 फिल्में करी है, उसको बिग बजट फिल्म ऊपर से सुपरस्टार को हैंडल करने को दिया जाएगा तो अंजाम तो यही होगा ना। देखो आपको पता हो या ना हो, लेकिन डायरेक्टर मारुति ने पहले मीडियम बजट वाली हिट्स मूवी दी है, लेकिन उनकी पिछली कुछ फिल्में जैसे कि पक्का कॉमर्शियल बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप रही थी। इतना बड़ा बजट और प्रभास जैसे सुपरस्टार को हैंडल करना उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। सिर्फ प्रभास के स्टारडम को यूज करके फिल्म चलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सीधा बोलूं तो ऐसा लगता है कि सिकंदर, BMCM, गणपत को सही अनुपात में मिक्सी में डाल के कुछ अगर बनाया जा सकता है तो वो है द राजा साहब। ऊपर से फिल्म का वो सबसे पॉपुलर सीन जहां प्रभास एज राजा साहब दिखे थे, वो पूरे फिल्म में मिसिंग था। मतलब आपने ऑडियंस को क्या समझ रखा है। अब देखो जैसा इन लोगों ने किया है, फिल्म का सेकंड पार्ट तो आने से रहा, लेकिन जस्ट एक बार 1% इमेजिन कर लो कि अगर ऐसी हिमाकत करते हैं तो पोस्ट क्रेडिट का सर्कस 1935 का जो टाइटल है ना, वो कहीं ना कहीं कनक राजू यानी कि संजय दत्त के पास्ट को शो करेगा। 1930 में सर्कस में सुपर नेचुरल कर्स की शुरुआत होगी, टाइम ट्रेवल, फ्लैशबैक वाली चीजें दिखाई जाएगी। अब शैडोज में दिखता है मिस्टीरियस जोकर लाइक फिगर राजा साहब का इविल क्लोन या रीइंकार्नेशन है, जो कि इनकी फैमिली के ब्लड लाइन कर्स को कंटिन्यू रखेगा। ऊपर से क्लाइमेक्स में जैसा दिखाया जाता है कि कनक राजू मारा जाता है, लेकिन कनक राजू के सोल को अगर पीस नहीं मिलती है तो पैरेलल डायमेंशन में वापस आ सकता है। तो बस भाई इतना ही कहूंगा कि बुरा लगा है, दिल से बुरा लगा है। इवन इससे 1000 टाइम्स बेटर थी साहू और राधे श्याम जैसी फिल्में, लेकिन ये फिल्म बर्दाश्त से बाहर की चीज है। जिन लोगों ने इस कड़ाके की ठंड में इस फिल्म का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा है, वो लोग इंसान नहीं है, वो लोग भाई वॉरियर्स हैं, वॉरियर्स। खैर मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।